तो सबसे पहले तो मेरे सभी बच्चों को फिजिक्स वाला परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई। आप सभी ने 10th में बेहतरीन पढ़ाई करी, बेहतरीन स्कोर किया। इन सब के लिए आप सभी बच्चे बधाई के पात्र हैं। सबसे पहले बेटा मैं बता दूं, फिजिक्स वाला परिवार की तरफ से मैं आपका मैथमेटिक्स वाला मास्टर। आप लोगों जैसे ही हम लोग यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम के लिए पढ़ना शुरू करेंगे बेटा, तो सबसे पहले वहां पर आपकी मुलाकात होगी अपने मैथ वाले सर से, यानी कि हमसे। अभी तक हम लोगों ने किस पैटर्न पे पढ़ाई करी और आगे चलकर हमें किस पैटर्न पे पढ़ाई करनी है, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे और हमें क्या करना है, बेसिकली आज इस क्लास में, इस वीडियो में आज हमारे लिए चर्चा का विषय है कि हम लोगों ने अभी तक क्या बढ़िया काम किए, कितना हम लोगों ने मेहनत करी, क्या हम लोगों ने गलतियां करी जिसके कारण पेपर के टाइम यानी कि लास्ट में एक हेक्टिक माहौल क्रिएट हो जाता है। लास्ट में नहीं होता है अरे भाई साहब अब अपने को ये भी पढ़ना है, अपने को ये भी पढ़ना है, मतलब समझ नहीं आ रहा कितना पढ़ना है, क्या क्या करना है, अपन इस चीज को जान ही नहीं पा रहे। तो मेन फंडा क्या है, हम लोगों को यह समझना है कि हम लोग क्या गलतियां कर देते हैं पूरे वर्ष के दौरान, पूरे साल के दौरान, कि लास्ट में हम लोगों को रिवीजन के नाम पे बहुत बड़ा सरदर्द हो जाता है। सोच के देखो, अभी ऐसा तो नहीं कि अपने पास में केवल गणित पढ़ने का है, हम लोग केवल गणित पढ़ेंगे। भाई गणित के साथ में भी और विषय हैं, जैसे हमारा फिजिक्स है, भौतिक विज्ञान है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, हिंदी है, इंग्लिश है, और भी हमारे विषय। तो हमें क्या करना है, अब स्कोर जैसे होता है तो स्कोर किसी एक विषय के लिए नहीं होता कि भाई साहब आपने एक विषय में झंडे गाड़ रखे हैं, बाकी में लुटिया डुबो रखी है, ऐसा तो नहीं होता। अब जैसे हम 11th पे आए तो सबसे पहले बात यह आती है कि हमारा जो 10th है तो हमारा 10th 11th से कितना रिलेट होता है। तो भाई एक सीधी सीधी सी बात बताएं तो ये वो सिस्टम नहीं होगा कि कक्षा 10 सीधा सीधा खड़ा हुआ ऐसे बता, अरे तुम्हारी तो पूरा पूरा मैचिंग हो रहा है। तो क्लास जो 10th है वो डायरेक्ट 11th को मैच नहीं करती। क्लास 10th में अपन एक अलग दुनिया में होते हैं, सुकून का दुनिया होता है, सब बोल रहे होते हैं अरे बस ये मेहनत कर लिया सब हो गया, ये मेहनत कर लिया सब हो गया। जब आप 11th में आते हैं, यहां पर आप टॉपिक सुनते हैं, 11th के जितने भी टॉपिक हैं बेटा, ये इनमें सब में आपको डेवलप करना पड़ेगा अपना इमेजिनेशन पावर। हमें यहां पर ध्यान देना पड़ेगा कि भाई साहब इसका इस्तेमाल करना है, अपने को सोचने की क्षमता बढ़ानी है, अपने को इमेजिन करनी चीजें। क्यों 10th में हम लोग क्या कर रहे थे, 10th में अपने पास ऐसी टॉपिक थे, ऐसे चीजें थी जो हमें प्रैक्टिकल दिख रही थी। कैसे, जैसे आपने पढ़ा क्षेत्रफल और आयतन, तो भाई क्षेत्रफल के लिए क्या हुआ, आपको वृत्त बना के दिखा दिया गया, त्रिभुज बना के दिखा दिया गया, आपने त्रिभुज को देख भी लिया, घन था कमरा बता दिया गया, बेलन था रास्ते में दिख गया, हर चीज वहां पर विजिबल हो सकती थी, प्रैक्टिकल हम लोग देख सकते थे। अब यहां पर क्या है, 11th में क्या है भाई साहब, ऐसे ऐसे टॉपिक हैं जिनकी केवल कल्पनाएं हो सकती हैं। नाम, अब जैसे मैं अति परवलय आपको बोल दूं कि सर अति परवलय होता है, अब आपको सर अति परवलय देखेंगे इसे, कहां देखेंगे जाके, तो अति परवलय केवल आपको बोर्ड पे दिखेगा। दूसरा उसका इमेजिनेशन है, आपको मैं कोई कर्व बता रहा हूं, कोई आपको हम ग्राफ बता रहे हैं, तो उसमें क्या है बेटा, केवल और केवल इमेजिनेशन है। आपको चीजें सोचनी है, सोचने की क्षमता को बढ़ाना। तो भाई पुनः आप सबको बधाई देता हूं 10th के नंबर अच्छे लाने के लिए, मेहनत से पढ़ाई करने के लिए बच्चे। अब आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग बेसिकली एक रोड मैप तैयार करेंगे, एक सिस्टम डेवलप करेंगे, ये जानेंगे कि पढ़ाई को किस तरीके से करना चाहिए, टॉपिक को किस तरीके से हल करना चाहिए, क्या रास्ता अपनाना चाहिए ताकि 11th हमारे लिए सरदर्द ना बने। 11th बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि 11th पर ही डिपेंड करती है आपकी 12th। मतलब अगर इधर पे आपने रायता फैलाया तो अगले वाले में भाई साहब असहनीय तकलीफ होगी, बेहतरीन वाला। अगर इधर पे आपने गड़बड़ करना शुरू किया तो सबसे पहले इधर पे हमें क्या करना है, कैसे चीजों को समझना है, क्या हमें आगे बढ़ाना है,
कौन सा टॉपिक किससे जुड़ जाता है, जाके हमें इन सब बातों पर बेटे चर्चा करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं बेटा, अगर हम आपसे टॉपिक की बात करें तो सबसे पहले 11th में हमारा आपको टॉपिक दिखेगा समुच्चय सिद्धांत। एनसीईआरटी बेस्ड पैटर्न की बात बेटा, सबसे पहले हमको टॉपिक दिखेगा बेटा समुच्चय सिद्धांत। अब कभी भी आपको लगे कि सर कोई टॉपिक, कोई बात, कोई चीज अपने को समझ में नहीं आ रही, तो भाई सबसे पहले क्या कर लेना है, शब्दों को तोड़ना सीखें। कोई भी चीज हो, क्या करें, शब्दों को तोड़ना सीखें। तुरंत उसको टुकड़े टुकड़े कर दें ताकि आपको वो शब्द, वो चैप्टर समझ में आने लगे। किसी भी चैप्टर में जाने का मतलब यह नहीं है कि अपन गए, सीधा उठाया पेन, लिखना शुरू, सवाल हो, अच्छा सर थ्योरम बोलो, परिभाषा बोलो जरा, अच्छा थ्योरम आओ, मास्टर ने प्रूफ करा दिया, हमने भी कर लिया। ऐसे नहीं, 11th में आपको फोकस करना है, प्लस आपका कॉन्सेप्ट, इस पर मेहनत करनी है। आपको यह देखना है कि हमारा 11th में क्वेश्चन कितना है, क्वेश्चन कैसे होने हैं, बेसिक टू हाई जाना है अपने को। क्यों? क्योंकि 11th ही रिलेट होगा 12th से, और 12th के बाद ही आपको पता चलेगा कि अब हमें जीवन में किस रास्ते पर जाना है, कौन सी रोड पकड़नी है। यही वो सिलेबस है जो आप 11th 12th में पढ़ेंगे, जो आपका एनडीए में भी काम आता है। आप जेई के लिए जाएंगे, जेई मेंस, एडवांस, सेम सिलेबस काम आता है बेटा। तो आप आइदर गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ मूव कर सकते हैं और आप इंजीनियरिंग सेक्टर की तरफ मूव कर सकते हैं बेटा। ये फायदे हैं इस चीज में, इस जगह पर मन से पढ़ने के। तो भाई अब जैसे समुच्चय आया, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। क्यों? जब हमसे चीजें बताई गई, चीजें कैसे बताई गई, एक चैप्टर आया क्रमचय संचय, एक चैप्टर आया हमारा समुच्चय। अब इन में सिमिलैरिटी कैसी है, सिमिलैरिटी को समझना, क्या समानताएं हैं इन लोगों में। क्रमचय आपसे कहता क्या है और संचय आपसे क्या कहता है, समुच्चय आपसे क्या कहता है। समुच्चय कहता है कि जैसे आपके घर में एक अलमारी है, अब अलमारी में तुमने क्या करना है, किताबें खरीद के लाए, उसको तुमने सजा के रख दिया। तो जो आपने वो सजावट करी, उस सजावट के बारे में आपसे बात करेगा समुच्चय, कि सजावट में कितनी कितनी चीजें हैं, कैसे आप सजाओगे, क्या क्या हो सकता है, हम क्या क्या और कर सकते हैं, क्या नई चीजें हो सकती हैं। इन सारी चीजों की बात कौन करता है आपसे, सजव, आपसे समुच्चय बात करता है। समुच्चय के बाद क्रमचय और संचय क्या बात करता है, नाम पे जाओ, मैंने क्या कहा, नाम को पकड़ो, नाम को। संचय क्या हुआ, सभी जानते हैं, संचय का मतलब इकट्ठा करना। आ जाओ, क्या कर ले, सारा का सारा इकट्ठा कर ले, यही क्या हुआ बेटा, संचय हो गया। तो संचय में क्या है बच्चे, इकट्ठा करना। इकट्ठा करना मतलब आपने किताबें मार्केट से ली, अब रखा हुआ था बहुत सारा, इकट्ठा किया, उठा के घर पे ले आए। तो आप इकट्ठा करके घर पे ले आए, संचय हो गया। अब उनको आपने लाके अलमारी में सजा दिया, समुच्चय हो गया। अब उन किताबों को हम अलग अलग तरीके से क्या कर रहे हैं, व्यवस्थित कर रहे हैं। कैसे, पहले हिंदी की लगाई, फिर फिजिक्स लगाई, फिर केमिस्ट्री, फिर मैथ, फिर इंग्लिश। ये हमने, मेरा स्टाइल, बाबू भैया का स्टाइल। फिर क्या हुआ, बगल वाला आया, उसने कहा नहीं नहीं, अपने को ये वाला ऑर्डर पसंद नहीं, अपने को तो मैथ पहले, तो वो लगाएगा मैथ पहले, फिजिक्स पहले, फिर केमिस्ट्री, फिर इंग्लिश, फिर हिंदी। एक और आया, कहता अरे क्या कर रखा है, वो आया पहले फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, फिर मैथ, उसने ऐसे लगाया। मतलब जितने लोग आ रहे हैं अपने हिसाब से अरेंज कर रहे हैं। तो ये जो अरेंजमेंट था, ये जो व्यवस्था बनी, इस व्यवस्था के लिए चैप्टर का नाम रखा गया क्रमचय। तो समझ गए भाई, चीजें क्या है, प्रैक्टिकली पॉसिबल हैं। ऐसा नहीं है कि आपको पूरा का पूरा ये इम्पॉसिबल हो रखा है, अपन कैसे जानेंगे सर क्या होना है क्या नहीं होना है। नथिंग इज इम्पॉसिबल, असंभव कुछ नहीं है। एक शब्द होता है, कई लोग बोलते हैं इम्पॉसिबल, सुना भी होगा शायद आपने। अगर इम्पॉसिबल को भी तोड़ दिया जाए, जैसे आप जानते हो ना कि मैं शब्दों के तोड़ने की चर्चा कर रहा हूं आपसे, ना समझ में आया तोड़ दो उसको, टुकड़ा कर दो उसके। तो भैया हमने क्या किया, इम्पॉसिबल को भी तोड़ दिया। तो अगर इम्पॉसिबल को तोड़ के लिखा जाए, आई को अलग करो, एम को अलग करो, पॉसिबल को अलग कर दो, क्या बना, सोचो ना। इम्पॉसिबल है ना, आई को मैंने अलग किया, फिर एम को लिखा, फिर मैंने रखा पॉसिबल, अलग अलग करके पढ़ते हैं जरा इसको, क्या बना, एम आई एम पॉसिबल। बताओ बना कि नहीं बना। तो दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं बना जो असंभव हो रखा है, सब कुछ संभव है। डिपेंड करता है
आपने रास्ता क्या पकड़ा है। तो जैसे ही हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे, जैसे आपने टॉपिक देखा, मैंने उसको रिलेट किया कि भाई ये कैसे कैसे होता है, टॉपिक का मतलब क्या है। अब जब आपने समुच्चय पढ़ लिया, जब आपने क्रमचय संचय जान लिया, इसके बाद आपको अंत में पढ़ाया गया प्रायिकता। जब आप 11th का इंडेक्स देखेंगे तो लास्ट में आपको चैप्टर दिखता है प्रायिकता। प्रायिकता का शुरुआत में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन है। प्रायिकता का मतलब क्या है? अंग्रेजी में कहा जाता है इसको प्रोबेबिलिटी। हम प्रायिकता का मतलब क्या बोलते हैं बेटा? मेरे हिसाब से प्रायिकता का मतलब आता है संभावना, अंग्रेजी में पॉसिबिलिटी। मतलब इस चैप्टर में हम किसकी बात करेंगे? इस चैप्टर में हम आपसे बात करेंगे संभावनाओं की। किसी भी काम को करने की संभावना क्या है, क्या पॉसिबिलिटी है, क्या क्या हो सकता है। अब बताओ, पूरा का पूरा इमेजिनेशन हुआ कि नहीं हुआ? तुम लूडो का पासा लिए नहीं खेलते हो, ऐसे खुटर खुटर वाला, वो ऐसे ढूंढाया जाता है। अब तो फोन वाला चल गया है, भैया फोन में डाउनलोड कर लिए, ऐसे ऐसे खेल रहे हैं। हम अपने घर में बैठे हैं, वो अपने घर में बैठे हैं, वो अपने घर में बैठे हैं, हम लोग मिलकर लूडो खेल ले रहे हैं। पहले क्या होता था, वो कागज वाला आता था, है ना, वो सीट वाला, उसमें गोटियां होती थी, पासा, 4 लोग ऐसे घेर के बैठते थे, 4-5 दर्शक बैठ जाते थे, अच्छा हम देखेंगे। तो ये वाला थोड़ा सा माहौल खत्म हो गया है। अब लूडो बेटा, उसका वो अपना हरा वाला गोट, उसका वो पीला वाला गोट। अब वो 4 खाने की दूरी पर है, मतलब गुरु पासे में 4 आ गया तो पिट जाएगा वो। क्यों भैया? 4 आ गया तो पिट जाएगा। तो अपन ने ऐसे ऐसे किया, उसको लुढ़का दिया। तो अब क्वेश्चन क्या हुआ इसमें? गणित के हिसाब से क्वेश्चन क्या हुआ? एक पासे को रोल करने पर, यानी कि लुढ़काने पर 4 आने की प्रायिकता। मतलब कितने चांस बने कि तुम्हारे पास 4 आ जाएगा, तुम उस गोटी को पीट लोगे जाके। तो जरा बताओ, प्रैक्टिकल चीज हुआ कि नहीं हुआ? इमेजिनेशन चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि कुछ भी प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। आपकी गणित को पूरा का पूरा वास्तविक रूप में, वास्तविक जीवन में लिंक किया जा सकता है। लोग बहुत कभी कभी मैं सुनता हूं, मैंने भी फोन में देखा कभी, तो ऐसा पता चलता है कि अरे यार, मैथ वाले का मजाक उड़ा दे रहे हैं बिल्कुल ये लोग। कहते हैं वो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इनका इस्तेमाल कहां होता है। अरे भैया, तो पूछो तो मैथ वाले से, काहे नहीं पूछ रहे हो? मैथ वाले सर ये पढ़ा रहे हो तो इसका इस्तेमाल कहां होगा? ये साइन थीटा हम कहां लगाएंगे जाके जिंदगी में? काहे पढ़ा रहे हो? ये किताब में काहे पढ़वाया जा रहा है? पूछो तो हम बताएंगे ना आपको कि किस चीज का इस्तेमाल कहां होता है। दूसरा, आपको हम ये भी बता देंगे इसका इस्तेमाल क्यों होता है, क्यों इसकी जरूरत पड़ गई हमको जीवन में। समझे ना बात को? तो हम लोग जब पढ़ना शुरू करेंगे, जब हम लोग बैच में प्रॉपर क्लासेस लेकर आएंगे, तो उसमें क्या होगा? सबसे पहले आपको हम पूरी जानकारी देंगे कि 11th में कौन से चैप्टर को किस किस तरीके से, कैसे कैसे हम लोग करके निपटाएंगे। पढ़ाई का तरीका क्या होना चाहिए, कैसे हम लोगों को पढ़ना चाहिए, क्या हम लोगों को करना चाहिए कि लास्ट में जब हम पेपर के पास पहुंच रहे हों, उस टाइम पर हम लोग लगभग चीजें तैयार कर चुके हों। ऐसा ना हो करे सर चैप्टर नंबर 4 तो रह गया यार, अपने को याद ही नहीं आ रहा पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, और इस सर चैप्टर नंबर 6 तो बिल्कुल रिवीजन ही नहीं किया। ये वाला हरकतें नहीं होना चाहिए। सब कुछ पहले से अपने को तैयार होना चाहिए। कैसे? तो बेटा सुन, हम ये नहीं कह रहे कि मतलब अपने को दिन में 10 घंटे 12 घंटे लगे हुए हैं। नहीं भाई, अपने को सीखना है, रटने की जरूरत पड़ेगी। ऐसा नहीं कि सर रटना बिल्कुल नहीं है, क्या रटना है, हर विषय रटवाएगा आपको। फिजिक्स भी बोलेगा रटो, केमिस्ट्री बोलेगा रटो, आपका मैथमेटिक्स भी, ऐसा नहीं कि मैथ नहीं बोलता कि रटो, मैथ भी बोलता है। क्यों? कोई सूत्र आया ना, कोई बड़ा सा फॉर्मूला, तो उस सूत्र की क्या करेंगे? उसका हम प्रूविंग कराएंगे, उसकी पूरी की पूरी थ्योरम, पूरा का पूरा सिस्टम मैं आपको बताऊंगा। लेकिन बेटा जब उसका इस्तेमाल करना होगा तो क्या तुम थ्योरम प्रूफ करोगे कि पहले प्रूविंग कर लें, देखें क्या आ रहा है, तब तो रट के जाओगे ना। अरे यार इसका रिजल्ट ये आता था, खट से रखो आंसर हो गया, बोलो ना, यही करोगे। यही काम आप फिजिक्स में भी तो करते हो, फिजिक्स में भी तो सेम होगा। बहुत सारा प्रूवमेंट करा देंगे, बड़ा सा प्रूवमेंट होगा, लेकिन जब उसका न्यूमेरिकल आएगा तो गुरु क्या करोगे? पहले प्रूवमेंट फिर न्यूमेरिकल? नहीं ना, डायरेक्ट उठाओगे, फॉर्मूला रखोगे, चेप दोगे, आंसर निकल आएगा। यही तो करने का है।
ओके ना? तो रटना है, ऐसा नहीं कि रटना नहीं, रटना है, ठीक है ना? बिल्कुल ऐसा नहीं कि बिल्कुल सब अरे सर बिल्कुल पढ़ाई का पूरा आज तक 10 साल से हम कर क्या रहे हैं, रट रहे हैं, काहे रट रहे थे? तो जरूरत हर चीज की है। ओके, अब समझो पढ़ाई का तरीका क्या हुआ। जैसे हफ्ते में 7 दिन है हमारे पास में, कैसे पढ़ें कि हम लोगों को लास्ट में समस्या ना हो, इस सिलेबस की इंपॉर्टेंस क्या है। तो जैसे हम लोगों ने 11th पढ़ा, तो क्या करोगे आप लोग, मंडे से लेकर फ्राइडे तक ये 5 दिन, आप इन 5 दिनों में क्या करोगे, 5 दिनों में अपने टॉपिक को रेगुलर बेसिस पर मेंटेन रखोगे। कंसिस्टेंसी खराब नहीं होनी चाहिए। 11th 12th आपसे कंसिस्टेंसी मांगता है बच्चे, कि हम कितना कंसिस्टेंस हैं, कितना अपने को टारगेट पर फोकस्ड है कि बस यही वाला अपने को चाहिए, यही बस चाहिए, इसी के लिए पूरा का पूरा टारगेट करना है अपने को। तो मंडे से लेकर फ्राइडे तक क्या करोगे, आप स्कूल जा रहे हैं तो स्कूल का जो भी क्लासेस में चल रहा है, जो भी आपके टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, आप अपने क्लासेस में हैं, ठीक है भाई, कोचिंग में पढ़ रहे हैं, तो आप कोचिंग में क्या पढ़ रहे हैं, जो भी आपको पर डे आपका टीचर पढ़ा रहा है उसको रेगुलर बेसिस पर आपको प्रिपेयर करते हुए चलना है। रेगुलर बेसिस पर मंडे से फ्राइडे तक हमारा यही प्लान चलेगा, सेम प्लान पर डे। जैसे सोमवार को आप आए, हमने आपको पढ़ाया समुच्च और उसके प्रकार, तो आपका टारगेट क्या है कि सोमवार को ही समुच्च और उसके प्रकार आपको शाम तक फाइनल कर लेने हैं। ऐसा नहीं करना अरे सर कल पढ़ लेंगे, आज अपन थक गए, आज अपन ने मैच देख लिया है, आज अपन घूमने चले गए थे, आज अपन डिनर पे चले गए थे, आज अपने को मन नहीं कर रहा, आज अपने को नींद आ रहा, आज अपने को क्रिकेट खेलना, ये सब नहीं चलेगा। आज का काम आज का काम कल पोस्टपोन नहीं होगा। अरे सर ठीक है ना, कल इकट्ठे कर लेंगे दोनों, नहीं कर पाओगे, इतना बर्डन हो जाएगा फिर लास्ट में, ठीक है ना। एक चीज बहुत आप लोगों ने रियलाइज की होगी पहले ही, कि जैसे आप 10th में थे, आपने पढ़ा पॉलिनोमियल्स, जब तक पढ़ रहे थे बढ़िया चल रहा था, फिर मास्टर ने पॉलिनोमियल खत्म किया, वो गया अगले चैप्टर में क्वाड्रेटिक द्विघात समीकरण पहुंचा। अब जब द्विघात में हम लोग फैमिलियर हुए तो पॉलिनोमियल गायब होना शुरू हो गया। अगले चैप्टर में पहुंचे तो पॉलिनोमियल पता नहीं चला कहां गया, और आगे पहुंचे तो पता चला ये पढ़ा था क्या हम लोगों ने, हैं? फिर ये आएगा ये पढ़ा भी था, पढ़ाया था सर ने ये। कई बार ऐसे बच्चे बोल देते हैं लास्ट में, सर ये पढ़ाया था क्या आपने, याद नहीं आ रहा कब पढ़ाया था। याद क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि आप लोगों ने प्रॉपर उसको टाइम नहीं दिया, प्रॉपर आपने रिवीजन नहीं किया। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, 11th के लिए मंडे टू फ्राइडे रेगुलर बेसिस पर चीजों को रिवाइज करेंगे, ओके ना, ठीक है। अब इतनी देर में पता है दिमाग में क्या रहा होगा, इसका मतलब मास्टर कह रहा सैटरडे संडे छुट्टी ना रे। सुनो ना मेरी बात, मंडे टू फ्राइडे क्या हुआ, अपना हुआ वीकली रिवीजन। फिर अपन क्या कर रहे हैं, अपन पहुंच रहे सैटरडे पर। सैटरडे का मतलब होता है वीकली रिवीजन। मंडे टू फ्राइडे क्या किया अपन ने, मंडे वाले क्लास मंडे को निपटाई, मंगलवार वाली मंगलवार को, बुधवार वाली बुधवार को, बृहस्पति वाली बृहस्पति को, शुक्रवार वाली शुक्रवार को, पर डे अपन निपटाते जा रहे हैं। शनिवार क्या हुआ, आप शनिवार को बैठोगे और देखोगे कि इस शनिवार को हमारे टीचर ने मंडे से लेकर फ्राइडे तक अपने को क्या क्या पढ़ाया। समझ गए? जब आप ऐसा करोगे ना तो आपको लगेगा, ठीक। अभी क्या होता है ना, अपन 2 घंटे पढ़ते, लगता है यार 2 घंटे पढ़ लिया, खत्म हो गया सब, क्या पढ़े, कुछ बचे ही नहीं पढ़ने को। आप मेरे पैटर्न पे काम करके देखो, आपको लगेगा यार दिन कम पढ़ा जा रहा है, टाइम कम पढ़ा जा रहा है, तब आपको लगेगा कि नहीं यार अपन पढ़ रहे हैं, अपन सीख रहे हैं। फोकस करिए सीखने पर। शनिवार मतलब आप क्या करेंगे, आप उस पूरे हफ्ते का रिवीजन मारेंगे, मंडे टू फ्राइडे क्या पढ़ा। और ऐसा नहीं करना है कि मैथ वाले मास्टर ने बताया तो मैथ वाले सब्जेक्ट में कर लेंगे, बाकी में होने दो, नहीं। काम की चीज है, सबके लिए करिए, सेम फिजिक्स के लिए करिए, सेम केमिस्ट्री के लिए करिए, सबके लिए करिए। अपने को फायदा मिलना चाहिए ना, अपने को जो पढ़ रहे हैं वो अपने को होना चाहिए, तैयार होना चाहिए, और क्या चाहिए अपने को, ठीक है भाई। तो फिर सैटरडे क्या हुआ, सैटरडे का मतलब हुआ अपना वीकली रिवीजन। अपने हफ्ते में क्या पढ़ा है उसको पूरा सैटरडे को बैठकर रिवाइज मार लेना है, साहब ये पढ़ा था। और सुनो, अब ये मत सोचो कि सर मंडे से फ्राइडे 1-1 घंटा, यानी कि एक विषय पे 5 घंटे की क्लास, तो जब हम शनिवार को रिवीजन करेंगे तो सिर्फ 5 घंटा तो केवल एक में लग जाएगा। तो बेटा एक बात सोच के देखो, जब आप पढ़ते हो तो पढ़ने का ड्यूरेशन
अब फिर जब उसका रिवीजन करते हो, रिवीजन करने का ड्यूरेशन, उसमें अंतर आता है ना। थोड़ा ना जितना टाइम पहली बार लगा था उतना टाइम हर बार लगेगा। जब तुम बचपने में तुमसे कहा गया था कि 5 में से 2 जोड़ दो, तो क्या करते थे? पहले 5 लाइनें, 1 2 3 4 5 हो गई, फिर 1 2, कितनी हो गई? 7 हो गई। अब गिन रहे हो, 1 2 3 4 5 6 7, अच्छा 7 हो गई, आंसर लिख दिया, सर 7 हो गई। ये कब? ये तुम बचपने में कर रहे थे, अब इतना टाइम लगा। अब बोलो, फिर तुम थोड़ा बड़े हुए, बोला गया 5 और 2 जोड़ना, तुमने जोड़ा 1 2 3 4 5, 1 2 यानी कि सर 7 हो गया, ऐसे जोड़ा। फिर और बड़े हुए, अब बोला गया 5 और 2, आपने कहा सर 7। तो जरा बताओ, शुरुआत में जोड़ना, फिर बाद में जोड़ना, और अगली बार फिर जोड़ना। अब जैसे ही तीसरी बार सेम काम करने पहुंचे तो आपका स्पीड कितना बढ़िया हो गया, कितना जल्दी आपको रिकॉल हो गई, सारी चीजें रिवाइज हो गई, दिमाग में आ गई। ओके ना? जब तक अपना 11th खत्म होगा तब तक बेटा हम लोग सिलेबस को कम से कम 3 से 4 बार निपटा चुके होंगे। इतना रिवीजन कर लेंगे, इतना मेहनत कर लेंगे, 3 4 4 बार सिलेबस निपटा डालेंगे, बचेगा ही नहीं कुछ। लास्ट में जब पेपर देने जाएंगे, क्या पढ़ना है? तो दिमाग में सब तो पढ़ा हुआ, क्या पढ़ने का है, सब तो पढ़ रखा है हमने। रिलैक्स होकर सोएंगे, चैन से आराम करेंगे, जाएंगे पेपर बेहतरीन निपटा के आएंगे। समझ गए बात को? चलिए, तो मंडे टू फ्राइडे हो गया, अपना सैटरडे भी हो गया। अब आते हैं संडे पर। संडे क्या करना है सर? अभी तो एक नियम बन के रखा हुआ है, संडे मतलब फन डे, अपने को खेलना है, कूदना है ना रे, थोड़ा सा कंट्रोल करना है। मना नहीं कर रहा हूं, खेलना कूदना नहीं है, लेकिन अपने को थोड़ा सा कंट्रोल करना है। मंडे टू फ्राइडे का अपना हो गया, सैटरडे को वीकली रिवीजन हो गया। संडे का मतलब होता है बेटा मंथली रिवीजन। क्या होता है भाई? संडे का मतलब होता है मंथली रिवीजन। इस पूरे मंथ में आपने क्या पढ़ा है, इस पूरे महीने में आपको क्या चीज पढ़ाई गई है, ये होता है आपका संडे। अब जैसे पता चला कि इस मंथ में हमारे मैथ वाले सर ने हमको 2 चैप्टर पढ़ा दिए, हमको समुच्चय पढ़ा दिया है, संबंध और फलन पढ़ा दिया है। तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? संडे को बैठेंगे तो फिर हम संबंध और फलन का रिवीजन कर लेंगे। समझ गए? ये है सिस्टम पढ़ाई करने का। जब आप इस सिस्टम से पढ़ते हो तो जब हम 6 नंबर चैप्टर पे भी होंगे ना, आपको तब भी पहले वाला याद होगा। ऐसा नहीं होगा कि अपन 6 नंबर चैप्टर पर है तो पहले वाला पता नहीं कहां है, पहला वाला चैप्टर पता ही नहीं चल रहा। ये हरकत नहीं होगी आपके साथ में। समझे मेरी बात को? किस तरीके से अपने को चीजें करनी थी, पढ़ाई का पैटर्न क्या रहता है। किसी भी चैप्टर को लेकर हम सबसे पहले उसका एनालिसिस करते हैं, हम ये देखते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ रहे हैं। दूसरी चीज, हम ये भी देखेंगे कि चैप्टर को क्यों पढ़ रहे हैं, इसकी आवश्यकता पड़ी क्यों, हमसे क्यों कहा गया चैप्टर पढ़ो, हमारे सिलेबस में डाला क्यों गया, ये सब हमको देखना है। 11th के चैप्टर आपके 12th में बहुत तगड़े से लिंक होते हैं बेटा, ध्यान रखना। 11th के चैप्टर 12th में बहुत तगड़े से लिंक होते हैं। आपने 11th में पढ़ा समुच्चय, ठीक है ना, फिर आपने चैप्टर पढ़ा संबंध एवं फलन। जैसे ही तुम 12th में जाओगे तुम्हें पहला चैप्टर मिलेगा संबंध और फलन। अब कहोगे अरे यार ये तो 11 में पढ़ा था हमने, ये 12 में फिर पढ़ा रहे हैं, दोबारा पढ़ा रहे हैं। नहीं, दोबारा नहीं पढ़ा रहे। उन्होंने क्या किया, थोड़ा आपको पढ़ाया 11 में और उसके आगे का पढ़ाएंगे 12 में। तो अगर 11 वाला ही गड़बड़ कर दिए तो फिर 12 वाले में समस्या खड़ी हो गई कि नहीं हो गई? बताओ। 11 वाले में ही गड़बड़ कर दिए तो 12 वाले में समस्या खड़ी हो गई कि नहीं? फंस गए पेच। तो 11 की इंपॉर्टेंस कुछ कुछ गई ना भेजे में। अच्छा, त्रिकोणमिति आप लोगों ने कक्षा 10 में भी पढ़ी थोड़ी सी, ठीक है ना, उससे थोड़ा सा आगे बढ़े, कहां पहुंचे? 11 में। अब हमने 11 में त्रिकोणमिति पढ़ी। जब आप 11 में त्रिकोणमिति पढ़ोगे तब आप पहुंचोगे 12 में, वहां पढ़ोगे प्रतिलोम त्रिकोणमिति। मतलब अभी परिचय किया, कक्षा 10 लगा, 11 में पहुंचे तो अपने को मालूम पड़ा कि सर त्रिकोणमिति और अंदर घुसना है और पढ़ना है। उसके बाद में 12 में पहुंचेंगे तो वो त्रिकोणमिति को उल्टा करना सिखाना लगेगा। तो जरा बताइए, सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं कि नहीं? अब हो सकता है आप लोगों ने कक्षा 10 बहुत मेहनत से पढ़ा हो सकता है कक्षा 10 हमारा लापरवाही में निकला हो, हमें जिस तरीके से जितना मेहनत करना चाहिए
हम लोगों ने उतना मेहनत कक्षा 10 में ना किया हो। तो हम ऐसा मान के चलेंगे कि हम लोग एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर हैं। जब मान के चलेंगे कॉमन प्लेटफॉर्म पर है, जितने भी टॉपिक आपको मैं पढ़ाऊंगा, जितने भी चीजें मैं आपको बताऊंगा बेटे, सारी की सारी क्या होंगी, अपन बेस से लेकर चलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि अपन यहां से टेक ऑफ करेंगे सीधा ऊपर, नहीं रे, अपन आपको बेस से लेकर चलेंगे। उस टॉपिक का बिहाइंड द स्टोरी, पिछले बार हम लोगों ने क्या पढ़ा उसको भी जानेंगे कि हम लोगों ने क्या चीजें पढ़ी पिछली बार, और हम लोग उसको इस बार भी आगे कंटिन्यू करेंगे। जो आपका पिछली बार का था वो भी आपको पूरा का पूरा समझाएंगे, एक एक चीज को आपको बताएंगे, कौन सा काम कैसे होना है, क्या चीज आपको कैसे करनी है, एक एक चीज का डिटेलिंग बेटा आपको दिया जाएगा, हर एक चीज। कोई भी प्रश्न होगा, अब जैसे हमारे पेपर में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, ऑप्शन वाले, लिखने वाले भी आते हैं। तो बेटा जो ऑप्शन वाले क्वेश्चन आते हैं उसमें ऐसा नहीं होगा आपके साथ में कि आपको हम केवल लिखवा लिखवा के करा दे रहे हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन वाले क्वेश्चन भी हम लिख लिख के आंसर निकाल रहे हैं, 4 मिनट लग रहा है तब एक ऑप्शन वाला क्वेश्चन हो रहा है। हम सिस्टम सीखेंगे, हम ऐसी व्यवस्थाओं को जानेंगे जिसमें ऑप्शन वाला क्वेश्चन देख के टिक मार दो, अरे सर ये क्वेश्चन, इसका आंसर तो ये लगेगा। क्यों? जब आप 11th के बाद 12th में जाओगे, 12th के बाद में आप एनडीए के लिए, जेईई मेंस के लिए या फर्दर किसी एग्जाम की तैयारी करने के लिए जाते हो, तो वहां तो पूरा पेपर ऑप्शन में आ रहा है। क्यों भाई? वहां क्या हो रहा है, अपना पूरा पेपर ऑप्शन में आ रहा है। तो अपने को थोड़ा सा आइडिया पहले से होगा ना कि सर ऑप्शन वाले को कैसे टिक मारेंगे। मेरी बात समझे ना। तो पढ़ाई का बेहतरीन तरीका, हम लोग कोई भी चैप्टर हो, गणित में कैसा भी चैप्टर हो बेटा, उसको बहुत ही प्यार से पढ़ेंगे। जैसे चैप्टर यहां पे जुड़ेंगे, चैप्टर यहां पर जितने भी होंगे सारे एक दूसरे से कुछ ना कुछ लिंक लेकर ही चलेंगे। समुच्चय आप पढ़ेंगे, समुच्चय का लिंक होगा संबंध और फलन में। आप क्रमचय संचय पढ़ेंगे, क्रमचय संचय का लिंक होगा जाकर आपके बाइनोमियल थ्योरम यानी कि द्विपद प्रमेय में, ये वहां पर लिंक करेगी जाके। फिर आप आएंगे एक दुनिया, अलग ही दुनिया है वो, उसका नाम रखा गया निर्देशांक ज्यामिति। अब वहां पर हम रेखा पढ़ रहे हैं, वहां पर हम त्रिभुज पढ़ रहे हैं, वहां पर हम वृत्त के बारे में पढ़ेंगे, वहां पर हम परवलय जानेंगे, अति परवलय जानेंगे, दीर्घवृत्त जानेंगे, इन सब के बारे में जानना शुरू करेंगे। फिर 2D के बाद हम आ जाएंगे 3D में। अब 3D क्या है, त्रिविमीय ज्यामिति क्या है, इससे परिचय में हम लोग क्या करेंगे। तो भाई इसमें क्या होगा, अपन सीखते हैं। अब होता क्या है, इसमें ज्यादातर चीजें आपको कॉपी पे बना के दिखा दी जाती हैं कि लो सर ऐसे ऐसे और ऐसे। अब वो पता नहीं चल रहा कौन सा लाइन कहां जा रहा, हम भी खड़े हैं ऐसे, पता नहीं क्या हो रहा है, लग रहा है फोटो खिंचवा रहे हैं। नहीं, तो ये चीजें भी आपको प्रैक्टिकल तरीके से समझाई जाएंगी कि सर 3D वास्तविकता में कैसी होती है। ज्यादा से ज्यादा आपको प्रयास करूंगा मैं चीजों को व्यवहारिक तरीके से समझाने का, प्रैक्टिकल तरीके से आपको बताने का कि साहब ये लीजिए ऐसे होगा काम। ओके, तो ये है एक तरीके का सिस्टम कि हम लोग काम आखिरकार किस तरीके से करें, कैसे हमको चीजों को तैयार करना चाहिए। रिवीजन प्रॉपर होना चाहिए, बाद में ऐसे सरदर्द नहीं हो कि भैया लास्ट में अब क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, अल्लो इतना रह गया, मक्कारी कर ली, नहीं पढ़ पाए, अरे मास्टर साहब प्लीज कुछ करा दो, एक्स्ट्रा क्लास लगा दो। मास्टर तुम्हारे लिए सब करेगा, हम लोग आपके लिए सब करेंगे। और मेहनत ऐसा नहीं कि केवल आप करेंगे या केवल हम करेंगे, मेहनत हम लोग मिलके करेंगे। जैसे आप मेहनत करेंगे, हम भी आपके साथ मेहनत करेंगे, हम लोग मिलके इस पूरे के पूरे सिलेबस को बढ़िया तरीके से निपटाएंगे। ओके भाई, तो तैयारी का तरीका कैसे रहेगा, समराइज कर दूं। तैयारी का तरीका कैसे रहेगा, मंडे टू फ्राइडे रेगुलर बेसिस, सैटरडे को अपन क्या करने वाले हैं, सैटरडे को अपन करने वाले हैं वीक वाला काम, संडे करने वाले हैं मंथ वाला काम। टॉपिक, किसी भी टॉपिक के बारे में कैसे समझेंगे, प्रैक्टिकल तरीके, कोई भी विषय हो उसके लिए प्रैक्टिकल तरीका। रेखा है तो रेखा दिखाऊंगा, ये को रेखा जा रही है, त्रिभुज है आपको दिखेगा, ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको विजुअलाइज हो जाएंगी, दिखाई देना शुरू हो जाएगा कि सर ये चैप्टर, ये चीजें आखिरकार किस तरीके से हो रही हैं। 11th बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि 11th 12th के लिए नींव है, बेसिकली बेस है।
11th के बाद ही आप 12th को समझ पाओगे बेहतरीन तरीके से। 11th बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हल्के में मत लेना बिल्कुल भी। कह रहे ठीक है ना, 12th क्या होता है अपने को, तो 11th क्या करेंगे। तो भैया 11th बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा, समझ गए। 11th पे मेहनत करनी है अपने को, गजब मेहनत करनी है, ताकि उसका फायदा आपको आगे जेईई मेंस में दिखेगा, बेहतरीन फायदा दिखेगा। क्वेश्चंस आपको इतने करा देंगे, आप एग्जाम देने जाएंगे बेटा, जो क्वेश्चन आपने यहां पढ़ा होगा सेम टू सेम एज इट इज आपको एग्जाम में मिलेगा। ओके भाई, ऐसे आप लोग मेहनत करेंगे। ओके भाई, तो आज के लिए बेटा मैं यहीं पर आपसे विदा लेता हूं। हम लोग प्रयास करेंगे बहुत जल्द आपसे मिलने का। ओके भाई, तब तक आप सभी को पुनः बधाई हो बच्चा, 10th में बढ़िया मेहनत करने के लिए। और आइए आगे चलकर हम लोग मेहनत करते हैं 11th के लिए, बेहतरीन तरीके से अपन मेहनत करेंगे, साथ मिलकर मेहनत करेंगे। ओके भाई, तब तक के लिए बेटा जय हिंद, बाय बाय, ध्यान रखें बच्चा सभी लोग अपना।